अब डोनाल्ड ट्रंप ने नया शिकूफा छोड़ा। भाई साहब कह रहे हैं कि ईरान में खामनेई की जगह जो भी नया लीडर चुना जाएगा उस प्रक्रिया में अमेरिका को जरूर शामिल किया जाए। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के लोगों के साथ मिलकर वो नेता चुनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि खामनेई के बेटे मोस्तफा खामनेई अगले लीडर होंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या ईरान के दिवंगत शाह के निर्वासित बेटे रजा पहलवी अगले नेता होंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी हो। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने रजा पहलवी के नाम पर सीधे सीधे इनकार नहीं किया। उधर ईरान यह कहकर ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है कि तुमसे न्यूयॉर्क का मेयर तो चुन नहीं पाते, तुम हमारे यहां का नेता चुनोगे। आप सोचिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति की कितनी गजब छीछालेदर हो रही है, क्योंकि 2 दिन पहले तक अमेरिका यह नई थ्योरी दे रहा था कि क्योंकि इजराइल ने हमला किया इसलिए अमेरिका को भी करना पड़ा। अब ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान का नेता भी वो चुनेंगे। क्यों भाई? ईरान युद्ध में ट्रंप की नॉनस्टॉप फजीहत की खबरें आ रही हैं। अब खबर है कि कुछ खाड़ी देश भी अमेरिका से नाराज हैं, क्योंकि उन्हें इस युद्ध के बारे में पहले से बताया नहीं गया और उन्हें बचने की तैयारी करने का वक्त तक नहीं मिला। जिस तरह से अमेरिका इस युद्ध को संभाल रहा है उसे लेकर खाड़ी देश नाराज हैं। इन देशों की शिकायत है कि अमेरिका ने और ईरान ने उसे चेतावनी को अनदेखा किया, जिसमें ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर उस पर हमला होगा तो पूरा इलाका उसकी चपेट में आएगा। यहां तक कि खाड़ी देश इस बात से भी गुस्से में हैं कि अमेरिका की मिलिट्री उनके देश को डिफेंड करने में नाकाम साबित हो रही है। बताया जा रहा है कि युद्ध की शुरुआत से अब तक ईरान 5 खाड़ी देशों पर 380 मिसाइल और 1480 ड्रोन से हमला कर चुका है। तो भाई उनको गुस्सा नहीं आएगा कि बैठे बैठाए डोनाल्ड ट्रंप ने एक युद्ध छेड़ दिया, उनसे बात भी नहीं की, अब वहां पर हमले हो रहे हैं तो अमेरिका बचा भी नहीं पा रहा, अब भर दुनिया में घूम के कहता है कि मैं सबसे ताकतवर देश हूं। इधर खाड़ी देश ट्रंप को कोस रहे हैं, उधर अमेरिका के अंदर भी ट्रंप का कोई डंका तो बज नहीं रहा। अमेरिका की संसद में ट्रंप की युद्ध वाली सनक को रोकने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। उस प्रस्ताव को ट्रंप ने जैसे तैसे गिरते पड़ते खारिज करवाया। अमेरिकी संसद में ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने का प्रस्ताव खारिज हुआ, लेकिन बहुत कम अंतर से। युद्ध रोकने के प्रस्ताव के समर्थन में 212 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ मात्र 219, मतलब 7 वोट का फर्क था। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता तो ट्रंप प्रशासन को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकनी पड़ती, जब तक कि संसद इसकी अनुमति नहीं देती। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में वोटिंग से पहले सीनेट में भी इसी तरह का प्रस्ताव आया था, जो बहुत कम अंतर से खारिज हुआ। यानी यह समझिए कि ट्रंप बाल बाल बच रहे हैं। अमेरिका के अलग अलग सर्वे कह रहे हैं कि जनता इस युद्ध से खुश नहीं है। वहां अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट सांसद ट्रंप को सुना रहे हैं कि तुम राजा हो जी जो इस तरह की हरकत कर रहे हो। इधर डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति की अमेरिका में धज्जियां उड़ रही हैं। उधर ट्रंप ने नए युद्ध और नए टारगेट का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि उनका अगला टारगेट क्यूबा है। ट्रंप कह रहे हैं कि मार्को रूबियो यानी अमेरिका के विदेश मंत्री जबरदस्त काम कर रहे हैं और आपका अगला फोकस क्या होगा? क्यूबा है ना। ट्रंप ने कहा कि हम पहले ईरान वॉर खत्म करना चाहते हैं, लेकिन बस ये वक्त की बात है। आप क्यूबा जाइए, लेकिन सिर्फ घूमने। इस क्यूबा को इतना प्यारा भी नहीं बनाने वाले कि आप वहीं बस जाएं। मतलब यहां दुनिया जो है वो कोस रही है कि इस आदमी की वजह से पूरी दुनिया में जो है वो महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्थाएं जो है वो गड़बड़ाएंगी। ये भाई साहब अब कह रहे हैं कि क्यूबा इनका अगला टारगेट सेट है। ईरान युद्ध ट्रंप से संभल नहीं रहा, क्यूबा पर हमले की बात कर रहे हैं भाई साहब। फिर ईरान को दुनिया के लिए खतरा बता रहे हैं। भाई बैक टू बैक तो युद्ध अमेरिका कर रहा है, लोगों को मार तुम रहे हो और खतरा दूसरे देशों को बता रहे हो। फिर ट्रंप को यह भी लगता है कि अरे मुझे तो शांति का नोबेल मिलना चाहिए। युद्ध के बीच ट्रंप की एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिस पर अलग हंगामा मचा हुआ है। ईरान से युद्ध के बीच व्हाइट हाउस में खास प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इस वीडियो में ट्रंप हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं और उनके आसपास कई पादरी खड़े जो अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस दौरान पादरियों ने कहा कि अमेरिका मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की सेना की सुरक्षा की कामना की गई। सुनिए कैसे हालात हो गए अमेरिका के कि भाई दुआओं पे काम चल रहा है, ये नौटंकी पे काम चल रहा है कि सबको मैसेज जाए कि देखो मैं कितना दुनिया के लिए युद्ध लड़ रहा हूं और उतना परेशानी में हूं कि मेरे लिए यहां पर प्रार्थना करनी पड़ रही है। देखिए क्या व्हाइट हाउस में उनके अपने घर में ये नौटंकी हो रही है। His mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation. देखिए प्रार्थना सबको करनी चाहिए, ईश्वर को याद जरूर करना चाहिए, लेकिन कैमरे के सामने इस तरह से ये जो चल रहा है इसको पब्लिक कह रही है कि ये नौटंकी कर रहे हैं।
जानबूझ के दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये असली मन से जो है ना ईश्वर को याद नहीं कर रहे। और सवाल उठ रहा है कि सोचिए ईरान ने इनकी क्या हालत कर दी कि अब इनको भगवान याद आ रहे हैं। इधर ईरान ठोक रहा है, उधर अमेरिका भी नई नई मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है। युद्ध के बीच अमेरिका ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का टेस्ट किया है। इसे डूम्सडे मिसाइल यानी कयामत के दिन इस्तेमाल होने वाली मिसाइल कहा जा रहा है। यह मिसाइल हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से भी 20 गुना अधिक विस्फोटक ले जा सकती है। मिनटमैन 3 की रेंज लगभग 10,000 किलोमीटर है और यह मिसाइल लगभग 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की तेज रफ्तार से चल सकती है। इससे यह मिनटों में अलग अलग महाद्वीपों को टारगेट कर सकती है। यह हाइपरसोनिक स्पीड से कई कॉन्टिनेंट्स में हजारों मील का सफर कर सकती है। इसी कारण यह दुनिया में लगभग कहीं भी टारगेट पर हमला कर सकती है। अपनी ताकत को दिखाने के लिए अमेरिका ने ईरान का एक और जहाज भी डुबा दिया। दावा है कि ईरान के ड्रोन ले जाने वाले जहाज पर हमला कर उसे तबाह कर दिया गया है। ईरान के इस ड्रोन कैरियर का नाम आयरिस शाहिद बाघरी है। साल 2025 में ही ईरान ने इसे लॉन्च किया था। यह जहाज ड्रोन्स के लिए रनवे की तरह काम करता था। अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान पर हमले के वीडियो जारी किए जा रहे हैं। जैसे इस वीडियो में अमेरिका के शिप से ईरान पर हमला करने के लिए मिसाइलें दागी जा रही हैं, यह दिख रहा है। ऐसे ऐसे वीडियो के दम पर ट्रंप माहौल बना रहे कि ईरान तो बस बर्बाद हो गया, उसकी नेवी डूब गई, एयरफोर्स खत्म हो गया। अमेरिका का दावा है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक 90% कम हो गए। इसी सब दावों को लेकर अब ट्रंप का नया बयान आया है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से कोई डील नहीं होगी, ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा। इसके बाद एक महान और सभी की सहमति वाला नेता चुना जाएगा। अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान को तबाही के ढेर से खड़ा करेंगे, ईरान की इकोनॉमी को सबसे मजबूत और ताकतवर बनाएंगे। ईरान का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। मेक ईरान ग्रेट अगेन, MIGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर नहीं पा रहे, मेक ईरान ग्रेट अगेन करने निकले। ट्रंप ऐसा दिखा रहे हैं कि ईरान तो घुटनों पर आ गया है, अब उसे सरेंडर करना ही होगा। उधर ईरान की सेना कह रही है कि अभी पिछले 7 दिनों से तो हम लोग पुरानी मिसाइलें फोड़ रहे थे, साल 2010 वाली। अभी तो ईरान ने नेक्स्ट जनरेशन वाली मिसाइलें निकाली ही नहीं है। ईरान कह रहा है कि आने वाले दिनों में नए तरीके के हमले होंगे, लॉन्ग रेंज मिसाइलें निकलेंगी। इसका सीधा मतलब है कि ईरान अब गल्फ देशों के बाहर जाकर भी मिसाइल हमले शुरू करेगा। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। खamenei को मारने के लिए कौन सी मिसाइल दागी गई, कैसे टारगेट को हिट किया गया, उसकी डिटेल आ गई है। दावा है कि इजराइल ने ब्लू स्पैरो मिसाइल से घातक हमला किया था। इस मिसाइल को स्पेस से आने वाली मिसाइल कहा जाता है क्योंकि यह अपने टारगेट पर गिरने से पहले अंतरिक्ष के करीब तक जाकर फिर तेज रफ्तार से नीचे आती है। ईरान के सुप्रीम लीडर के ठिकाने पर इसी मिसाइल से हमला हुआ। यह मिसाइल इजराइल की एडवांस एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे आमतौर पर फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल की रेंज करीब 2000 किलोमीटर होती है। क्योंकि यह मिसाइल अचानक से तेज रफ्तार से नीचे आती है, इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी के जरिए ईरान पर हमला किया गया, अयतुल्लाह अली खamenei को मारा गया, यह दावा किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो हालात बन गए हैं वो ये साफ कह रहे हैं कि ईरान झुक नहीं रहा और अमेरिका का तनाव बढ़ता जा रहा है। क्या होता कौन है रूस से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला? ईरान यूएस युद्ध के बीच पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा क्यों खुला? युद्ध के बीच रूस के तेल पर बवाल क्यों मचा? राहुल हमलावर, केजरीवाल ने मोदी का इस्तीफा क्यों मांग लिया? भारत में तेल की किल्लत का सच क्या निकला? तेल की कीमत और महंगाई दोनों बढ़ने वाले हैं क्या? अब इसका चैप्टर। ट्रंप ने अपनी सनक में ईरान से जंग छिड़ी। ट्रंप का एक और बड़बोलापन देखिए कि खुद को ईरान से युद्ध करके हर तरफ फंसे हुए हैं। भारत को कह रहे हैं कि जाओ, तुमको परमिशन देता हूं कि तुम 30 दिन तक रूस से तेल खरीद लो। अरे बॉस ट्रंप, तुम हो कौन हमको परमिशन देने वाले जी? ये आदमी को पता नहीं उम्र हावी हो गई है, सनक हावी हो गई है। मैंने कहा था ना आपको कि इसको लगता है ये भर दुनिया पे राज कर रहा है। ये हमको परमिशन देंगे कि हमको क्या करना है, भारत को क्या करना है? अमेरिका कौन होता है ये कहने वाला कि भारत को रूस का तेल खरीदने की छूट दे रहा हूं 30 दिन की? अमेरिका और ट्रंप तो महीनों से लगे पड़े थे कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत ने साफ कह दिया था कि भारत अपने हितों के लिए जहां से जरूरी होगा वहां से सस्ता तेल खरीदता रहेगा, मिलेगा तो। अमेरिका तब तो रूस का तेल किसी को खरीदने नहीं दे रहा था। अब जब खुद पर बन आई, हर तरफ से ट्रंप की हालत खराब हो रही है, सब जगह से गालियां पड़ रही हैं कि भाई तेल तो खत्म हो जाएगा तो दुनिया चलेगी कैसे, तो भारत से अमेरिका कह रहा है कि 30 दिन का तेल ले लो जाओ रूस से। जो अमेरिका कल तक रूस के तेल पर पाबंदी लगा रहा था, अब कह रहा है कि भारत 30 दिनों के लिए रूस से कच्चा तेल खरीद सकता है, क्योंकि इस फैसले से ग्लोबल एनर्जी सेक्टर स्थिर बना रहेगा। भारत की रिफाइनरीज को 30 दिन की अनुमति दी गई है। यह अनुमति उन टैंकरों के लिए है जो पहले से समुद्र में हैं। इस फैसले से रूस को बहुत ज्यादा आर्थिक फायदा नहीं होगा।
अमेरिका ने भारत को अपना महत्वपूर्ण साझेदार बताया है। उम्मीद है कि भारत अमेरिका से तेल की खरीद बढ़ाएगा। तो बड़ा बवाल खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है भारत को यह बोलने वाला कि हम तुमको छूट देते हैं, हम तुमको परमिशन देते हैं। अमेरिका के वित्त मंत्रालय का बयान है। क्या अमेरिका यह सब जानबूझ के कर रहा है ताकि भारत में भी बड़ा बवाल आ जाए, या उसको समझ में आ गया कि भाई भारत खरीदेगा इसलिए पहले ही बोल दो कि भाई हम तुमको परमिशन देते हैं? आज आपको बताऊंगा कि इस पर डेटा और फैक्ट्स क्या कह रहे हैं। कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी पर अटैक किया है, पूछा है कि क्या भारत की विदेश नीति अमेरिका चला रहा है, अमेरिका से भारत को अनुमति की जरूरत क्या है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज बताते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की सामूहिक इच्छा से उत्पन्न होती है। यह हमारे इतिहास, हमारी भौगोलिक स्थिति, सत्य और अहिंसा पर आधारित हमारी आध्यात्मिक विचारधारा में निहित होनी चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं वो नीति नहीं है, यह एक कॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। राहुल गांधी पहले दिन से ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी को घेर रहे हैं। रूस से तेल खरीद के मामले में कांग्रेस क्या कह रही है, एक बार सुनिए, फिर आपको फैक्ट्स बताता हूं। बहुत बहुत बधाई के साथ मैं ये अपनी प्रेस वार्ता शुरू करता हूं। बधाई इसलिए कि हमें अनुमति मिल गई है भारत को अमेरिका द्वारा कि हम 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकते हैं, लाइसेंस मिला। बहुत बहुत बधाई हो, एक ऐतिहासिक दिन है। हमारा नेतृत्व बहुत अरसे से कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल के हाथ की कठपुतली बन चुका है। रोज सबूत आ रहे हैं, हमारे कहने की भी जरूरत नहीं है, आपको रोज सबूत मिलते हैं। कभी अमेरिका से मिलता है, कभी इजराइल से मिलता है, सेवा तीर्थ से मिलता है। कई बार तो दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार सबूत मिलते हैं। कि किस तरह की गुलामी भारत का प्रधानमंत्री आज कर रहा है। कांग्रेस हमलावर है। इसी तरह अरविंद केजरीवाल ने भी अमेरिकी अनुमति पर मोदी सरकार को घेरा। केजरीवाल ने कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है, भारत को अमेरिका से इजाजत की जरूरत है क्यों। पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने बहुत पीड़ा के साथ देखा है कि किस तरह एक के बाद एक हर कदम पर आप ट्रंप के सामने झुक गए। मोदी जी, आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं? आज तक भारत ने किसी भी देश के सामने इस तरह सर नहीं झुकाया। आज तक भारतीय इतिहास में कभी भी भारत का नेतृत्व इतना कमजोर नहीं रहा। अगर आपकी वाकई कोई ऐसी मजबूरी है जिसका फायदा ट्रंप उठा रहे हैं, तो भारत और भारतीय हितों की खातिर कृपया इस्तीफा दे दीजिए, पर ऐसे भारत मां का सर मत झुकाइए। सभी देशवासियों को बेहद पीड़ा हो रही है। यानी अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी या इंडी गठबंधन या विपक्ष का कोई और नेता, नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए रूस की तेल का खरीद का जो मामला उठा रहे हैं, उसमें ट्रंप और अमेरिका के लगातार प्रेशर की बात कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि भाई भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया रूस से, अब अमेरिका परमिशन दे रहा है तो भारत तेल खरीदेगा। अब इसको लेकर कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूं। पहली चीज, भारत ने साल 2025 में रूस से औसतन 1.8 मिलियन बैरल कच्चा तेल पर डे खरीदा। मतलब 18 लाख बैरल एक दिन में तेल भारत रूस से खरीदता था 2025 में औसतन एवरेज। जबकि 2026 में जनवरी से मार्च तक औसतन 1.1 से लेकर 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन खरीदा, यानी 11 लाख से लेकर 13 लाख तक। पहले कितना था पिछले साल? 18 लाख बैरल प्रतिदिन, अब 11 लाख तक आ गया, 11 से 12, 13 तक। रूस से कच्चा तेल भारत खरीद रहा है। ऐसा नहीं कि भारत ने रूस से जीरो तेल खरीदना कर दिया है और उसके बाद अमेरिका परमिशन देने की बात कह के ऐसा दिखा रहा है जैसे भारत उसकी इच्छा से तेल अब खरीदना शुरू करेगा, अब तो जीरो हो चुका था। तो एक पॉइंट तो यह है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना खत्म नहीं किया है। हां, कम जरूर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू भी है। भारत ने रूस से तेल लेना बंद तो नहीं किया, लेकिन खरीद कम की। अब सवाल यह कि खरीद कम की क्यों? अगर आप फरवरी के आंकड़े देखें तो रूस आज भी सबसे बड़ा सप्लायर है भारत के लिए, लेकिन रूस से खरीद कम हो गई, जबकि सऊदी अरब जैसे देशों से भारत ने कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ा दी। फरवरी में रूस से 11 लाख बैरल प्रतिदिन तेल की सप्लाई हुई औसतन, जो नवंबर 2025 के रिकॉर्ड 18 लाख बैरल प्रतिदिन से 40% कम है बॉस। यानी तेल की खरीद भारत कम कर रहा है। फरवरी में भारत के ऑयल इंपोर्ट में रूस का हिस्सा जनवरी के 23% के मुकाबले गिरकर 20% रह गया, जबकि सऊदी अरब का हिस्सा 15% से बढ़कर ऑलमोस्ट 20% पे चला गया। यानी जितना तेल हम रूस से खरीद रहे थे उसे घटाकर अब हम सऊदी अरब का तेल ज्यादा खरीदने लगे। तो भारत रूस से तेल तो खरीद रहा है, लेकिन कम तेल खरीद रहा है। अब सवाल यह है कि रूस से तेल खरीदना कम कर देना और सऊदी अरब जैसे देशों से तेल खरीद बढ़ा देना,
क्या इसके पीछे कीमतों का कोई चक्कर है, डिस्काउंट का कोई चक्कर है, या फिर कुछ और मामला है? अब इसके बारे में जब हमने रिसर्च की, मीडिया आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़े, तो रूस से तेल भारत इसलिए खरीदता था क्योंकि सस्ता मिलता था। अब आज की डेट में आंकड़े क्या कहते हैं बहुत, जरा इसको देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या सवाल उठ रहा है और क्यों उठ रहा है। रूस का तेल अगर आप देखेंगे, रूस का तेल जो भारत खरीद रहा था, ठीक है, 2022 अगर आप देखेंगे तो औसत आपको बता, और ये मैं आपको सारे डेटा औसत बताऊंगा, ये आपको यहां पे पहले ही लिख दे रहा हूं कि 2022 में क्या हुआ। जो औसत डिस्काउंट मिला भारत को वो कितना मिला, 20 से 30 डॉलर प्रति बैरल मिल रहा था भारत को। और औसत खरीद कितनी थी भारत की, 9 लाख बैरल पर डे। ये आपको 2022 का बता रहा हूं, क्योंकि उस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, तो कोई रूस से सटना नहीं चाह रहा था, तो रूस ने कहा कि मैं आपको अच्छा डिस्काउंट दूंगा, तो 20 से 30 डॉलर प्रति बैरल छोड़ने लग गया। भारत ने 9 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदना औसतन शुरू किया 2022 में। फिर आया 2023 का साल, 2023, उसमें क्या हुआ बॉस, उसमें डिस्काउंट मिलने लगा, जो 2023 में 10 से 15 डॉलर का डिस्काउंट मिलने लगा, यानी डिस्काउंट घट गया और खरीद भारत की बढ़ गई, वो हो गई 12 लाख बैरल पर डे, बी पर डे। ये 2023 का आपको बता रहा हूं, यानी डिस्काउंट घटा लेकिन भारत ने खरीद बढ़ा दी। लेकिन ये डिस्काउंट पहले के मुकाबले कम था, पर फिर भी अगर आप दुनिया में देखेंगे तो भारत को पर बैरल अगर 10-15 डॉलर छूट रहा है, तो आप लाखों लाख करोड़ों बैरल खरीद रहे हैं, तो आपके लिए फायदे का है ना, तो भारत खरीदता रहा। फिर आया 2024 का साल, 2024, उसमें भारत को कितना डिस्काउंट मिलने लगा, वो और घट गया, 8 से 10 डॉलर प्रति बैरल का डिस्काउंट देने लगा रशिया। लेकिन भारत की खरीद और बढ़ गई, भारत ने 16 लाख बैरल पर डे खरीदा, अगर आप देखेंगे 2024 में। ये औसतन बता रहा हूं, यानी डिस्काउंट घटता जा रहा था, भारत की खरीद बढ़ती जा रही थी, क्योंकि दुनिया में अभी भी भारत को रशिया से बेहतर और सस्ता तेल मिल रहा था। अब आया 2025 का साल, 2025 में जो डी यानी डिस्काउंट मिल रहा था, वो घट के हो गया 2 से 3 डॉलर प्रति बैरल औसतन, पूरे साल का अगर मिलाएगा। और खरीद भारत की जो थी वो हो गया 18 लाख बैरल पर डे, 18 लाख बैरल पर डे भारत ने खरीदा 2025 में। यानी मोटे तौर पर 2025 आते आते रशिया से बहुत फायदा नहीं हो रहा था तेल खरीदने में, लेकिन भारत फिर भी खरीद रहा था, और इस वक्त भी अमेरिका का प्रेशर था, ये याद रखिएगा। लेकिन अब कहानी में आता है 2026 का फरवरी, जहां पर भारत अमेरिका की डील हुई 2026 फरवरी में। अब वहां क्या हो रहा है, 2026 के फरवरी में जो डिस्काउंट दे रहा था रशिया, वो कहा जा रहा है औसतन 4 से 10 डॉलर प्रति बैरल था, लेकिन जो हमारी खरीद है वो गिरकर हो गई 11 लाख बैरल पर डे। अब इसलिए सवाल उठ रहा है कि जब आप 10 से 15 डॉलर के प्रति, या 8 से 10 या 2 से 3 डॉलर का भी डिस्काउंट मिल रहा था, तो 18 लाख 16 लाख बैरल पर डे खरीद रहे थे, तो अब जब आपको 4 से 10 डॉलर के बीच में औसतन उतना ही लगभग मिल रहा है, तो रशिया से तेल खरीदना कम क्यों किया भारत ने? और इसलिए मैंने कहा कि आपको इसके दो पक्ष समझने होंगे। भारत ने रशिया से तेल खरीदना खत्म नहीं किया, लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना कम क्यों किया, जबकि अभी भी रशिया उसको डिस्काउंट दे रहा है, और लगभग उतना ही दे रहा है एवरेज तौर पे जितना वो पहले दे रहा था। और इसलिए सवाल उठ रहे हैं। इसमें आप ये भी देखिए कि रूस का तेल, सऊदी अरब का तेल और अमेरिका का तेल, तीनों की कीमतों में क्या अंतर है। अगर आप देखेंगे, भारत ने रशिया से तेल लेना कम किया, तो कहां से खरीद रहा है? अगर आप फरवरी में देखेंगे, फरवरी में जो रूस से तेल भारत खरीद रहा है, उसकी कीमत कितनी है? कीमत अगर आप देखिएगा, फरवरी का आपको बता रहा हूं, रूस दे रहा है 60 से 65 डॉलर पर बैरल, ठीक है, ये रूस दे रहा है इस रेट पे फरवरी में, ये मीडिया रिपोर्ट्स में। तो औसतन हम कितना खरीद रहे हैं? औसत खरीद हमारी कितनी है? वो है 11 लाख बैरल पर डे, ठीक है।
अब सवाल है कि भाई आपने रूस से कम किया, इसका मतलब जरूर सऊदी आपको इससे सस्ता दे रहा होगा। लेकिन यहां कहानी उल्टी है। सऊदी अरब जो है वो कितने में दे रहा है? वो सऊदी अरब का तेल कहा जा रहा है कि वो $70 से $75 पे है प्रति बैरल, और हम उससे कितना खरीद रहे हैं? ऑलमोस्ट उतना ही जितना हम रशिया से खरीद रहे हैं, 10 लाख बैरल पर डे। ठीक है, इसका मतलब अमेरिका और सस्ता दे रहा होगा, इसलिए हमने अमेरिका से थोड़ी खरीद बढ़ा दी है। अमेरिका का तेल कितने में मिल रहा है? रिपोर्ट्स कह रही हैं 18 से 68 से $72 प्रति बैरल मिल रहा है, और वहां से हम 2 लाख 2.5 लाख बैरल पर डे खरीद रहे हैं, बैरल पर डे। तो अब सवाल यह है कि अगर आप सऊदी और अमेरिका को देखेंगे, उससे सस्ता तेल जो है वो रशिया दे रहा है, ऑलमोस्ट $5 से $10 का सस्ता। लेकिन हमने रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया, सऊदी से बढ़ा दिया। तो सवाल तो उठ रहे हैं बॉस कि रूस का तेल जब अब भी दूसरों से सस्ता है, तो फिर रूस से तेल खरीदना भारत ने कम क्यों किया? जबकि भारत का स्टैंड क्लियर रहा है कि भारत हमेशा वहीं से तेल खरीदेगा जहां से भारत का फायदा होगा। बीच में बहुत दबाव बनाया अमेरिका ने, तब तो हमने नहीं घटाया। अभी क्यों घटाया? आज की डेट में भी हम फ्रांस से राफेल खरीद रहे हैं, वहां तो हम प्रेशर नहीं ले रहे कोई। अभी भी हम S-400 रशिया से खरीद रहे हैं, वहां तो नहीं सुन रहे किसी की। रशिया से तेल क्यों सस्ता हुआ जबकि वो फिर भी डिस्काउंट ज्यादा दे रहा है सऊदी अरब और अमेरिका के मुकाबले? इस सवाल का जवाब भारत की सरकार को, भारत के विदेश मंत्रालय को देना चाहिए, जो ये कहते रहे कि भाई हम अपने हितों के हिसाब से निर्णय लेते हैं। ईरान युद्ध के बाद जिस तरह की स्थितियां हैं, उसमें भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी देखनी ही है, क्योंकि ईरान युद्ध के बाद ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित हो रही है और इसी में अफवाहें फैल रही हैं कि भारत में तेल की कमी हो गई है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं बॉस, ये भी आपको बता दो। इन खबरों पर तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम ने कहा है कि कुछ जगहों पर पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहें पूरी तरह निराधार हैं। भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। अफवाहों पर विश्वास न करें, पेट्रोल पंपों पर भीड़ मत लगाइए, सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोत पर ही भरोसा कीजिए। यानी भारतीय तेल कंपनी कह रही है कि तेल की कोई किल्लत नहीं है, तेल है, सफिशिएंट है, किसी अफवाह में फंसने की जरूरत नहीं। तेल संकट से निपटने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारी कर ली। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जितना तेल फंसा है, उससे कहीं ज्यादा तेल खरीद के सोर्स भारत के पास हैं। एलपीजी के मामले में भारत की स्थिति बेहद मजबूत बताई जा रही है। सभी रिफाइनरीज को एलपीजी उत्पादन के आदेश दे दिए गए। उत्पादन बढ़ाने के लिए भी व्यवस्था तैयार है। पेट्रोकेमिकल यूज में आने वाली एलपीजी का इस्तेमाल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए किया जाएगा। एलएनजी के लिए भी नए सप्लायर खोजे जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से एलएनजी को लेकर बात चल रही है। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन यह भी फैक्ट है कि अगर युद्ध लंबा चला तो सभी देश प्रभावित होंगे। और सबसे बड़ा डर तो यह है कि जिस तरह से युद्ध हो रहा है, कहीं यह न्यू नॉर्मल ना हो जाए।